नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम। जैसा कि आपके सामने एक प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का एक जेल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें जेल पेरी के पेपर का डिस्कस करेंगे जो कि 2018 में हुआ था। 4 अक्टूबर 2018 को सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी। चूँकि आपको मालूम है जेल पेरी में लगभग मिनिमम 15 नंबर का इसमें जीके जीएस आया था, और भी अदर सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो सब आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। लेकिन चूँकि मेरा जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज है, जीके, तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपके सामने रख रहा हूँ। और इन क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। तो पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जोरहाट असम में है। जोरहाट असम आपने नाम सुना होगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था 1985 में, ठीक है। तो फेमस है, समझ सकते हो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है जोरहाट असम में। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए फेमस है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिकली स्टूडेंट को पता रहता है। तो ये जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान है ये गेंडा हाथी के लिए फेमस है, राइनोसारस, ठीक है। राइनोसारस के लिए फेमस है, यानी गेंडा हाथी के लिए जाना जाता है, ठीक है। चूँकि असम में अभी बाढ़ वगैरह भी आई थी, आपने देखा होगा। तो ये जोरहाट असम है, और जोरहाट असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो जोरहाट असम में, और गेंडा हाथी के लिए फेमस है। नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई इसके बारे में बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। मतलब एक भाषाई प्रांत आयोग की ने सिफारिश की थी। तो उसमें पूछा गया है कि वो कौन है, कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक प्रांत आयोग। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं। एक तो लिखा हुआ न्यायमूर्ति एस.के. धर, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीताभी रमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पट्टाभी सीताभी रमैया इसलिए दिया है कि सबसे पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम इसलिए दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कहीं ना कहीं जो आपकी प्रांतीय समिति है, आपने नाम सुना होगा प्रांतीय समिति, ठीक है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चूंकि इसमें एक शब्द दिख रहा है प्रांत, ठीक है, तो उन्होंने हमें कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, तो हो सकता है वो व्यक्ति मतलब वो स्टूडेंट हो सकता है उस क्वेश्चन को गलत कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग की जो नियुक्ति जिसका नेतृत्व जिसके द्वारा किया गया था वो थे बेटा, इसका सही आंसर है एस.के. धर। क्योंकि जून 1948 में, ठीक है, जून 1948 में एक समिति बनी थी जिसने जो एस.के. धर समिति यानी एस.के. धर उसके अध्यक्ष थे। और इनका मानना था, इनका कहना था कि अगर आप नए राज्य बनाएं, ठीक है, नए राज्य अगर आप बनाते हैं तो नए राज्य भाषाई आधार पर ना बनाएं, ठीक है, भाषाई आधार पर ना बनाएं, ठीक है, भाषाई आधार पर ना बनाएं, इन्होंने सिफारिश की थी, बल्कि प्रशासनिक आधार पर बनाए जाएं, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर। हालांकि ये संविधान का क्वेश्चन है, तो भाषाई आधार पर ना बना के प्रशासनिक आधार पर नए राज्यों का गठन करें। वैसे भाषाई आधार पर आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में भाषाई आधार पर राज्य बना था। ये तो आपको नॉलेज होगी इस बात की, ठीक है। तो चूंकि ये संविधान में से क्वेश्चन आ गया, तो देखो पहला क्वेश्चन आया आपका इंडिया के वाले पोर्शन में से, दूसरा आ गया संविधान। यानी अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी या इंडिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपको संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिक्स में आता है ये सब्जेक्ट भी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और ये समितियां वगैरह बनती इनके बारे में पता हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पट्टाभी सीताभी रमैया जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल थे, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसमें जो बेटा सही आंसर होगा तो वो क्या होगा, एस.के. धर हैं। और एस.के. धर ने एक अपनी मतलब
एडवाइस रखी थी, बताया था कि भाषाई आधार पर ना रखते हुए उनको प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री है? तो पूछा गया गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री। तो चूंकि ये आ गया आपका एमपी का फैक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन बेटा उज्जैन दिया है, दूसरा जबलपुर, तीसरा ग्वालियर है और चौथा भोपाल। जब मध्य प्रदेश से कोई क्वेश्चन करता है तो ये पक्के में ध्यान रखना आपको, ये ग्वालियर वाला और भोपाल वाला, इसमें एक और ऑब्जेक्ट नहीं दिया उसने, इंदौर जो उज्जैन दे दिया है, वैसे इंदौर भी ऑप्शन में आता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। जबकि बेटा इसका जो गन कैरेज का सही आंसर है वो है जबलपुर। ठीक, अगर आपको इसको याद करना है तो आप बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो गन चलानी होती है तो गन चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बल की, या जो सुरक्षा बल होता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे दिमाग में बैठाओगे। जो सुरक्षा बल होता है उनके पास क्या होती है? हमेशा गन होती है, तभी तो सुरक्षा कर पाएंगे। सुरक्षा बल के पास में होती है गन। तो अपन को याद रखना है जो गन कैरेज फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो इसका आंसर जो है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, अपन को इसका आंसर ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आपके पेपर में पूछी जाएगी, मतलब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये जो आपका जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के अंदर एक इंडस्ट्री वाला चैप्टर होगा, उद्योग वाला चैप्टर होगा, उद्योग वाले चैप्टर के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी बुक्स के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो मतलब एक प्रिंटिंग कपड़े पहनती है वो जनजाति है। तो नंदना प्रिंट है, एक 18 प्रिंट है। वैसे नंदना 18 प्रिंट सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, वो इंदौर के अंदर, एक इंदौर में कि ये। दूसरा इसमें कोरकू जनजाति, हलवा जनजाति, बैगा जनजाति है। चूँकि आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे जो ज़्यादा मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है वो भील जनजाति है। और ऑफिशियली जो आंसर है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है, तो इसका जो आंसर है वो है भील। ठीक है, भील जनजाति मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो झाबुआ ही है, धार में है, झाबुआ में है। ठीक है, अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग होकर बना, अलीराजपुर है। ठीक है, बड़वानी है, ये इन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, खरगोन भी है, खरगोन में भी ये जनजाति मिल जाती है। ठीक है, और आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान में भी ये जनजाति मतलब पहुंच गई है, क्योंकि हमारा पश्चिमी हिस्से में तो है ही, पश्चिमी हिस्से में पूर्वोत्तर वाले भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में आपका राजस्थान है। ठीक है, और गुजरात में, हाँ राइट, गुजरात में भी है। ये खरगोन के अलावा यहाँ रतलाम लिख सकते हैं आप, रतलाम है, गुजरात है, ये राज्य आ जाएंगे लास्ट में 2, और एक हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भील जनजाति। ठीक है, इसके लिए आपको सारे राज्य याद करना है, सारे मतलब जिले प्लस राज्य याद करना है। तो इसके लिए हमारी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, याद कर सकते हो, डीजे अब कार में नहीं घर पर बजेंगे। जी आपके लिए ट्रिक बता दी, डीजे अब कार में नहीं घर पर बजेंगे। ठीक है, डी से बन गया बेटा धार, जी से बन गया झाबुआ, ए से बन गया अलीराजपुर, बी से बन गया बड़वानी, के से बन गया खरगोन, आर से बन गया रतलाम, जी से बन गया गुजरात और आर से बन गया राजस्थान। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये भील जनजाति पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। तो स्वाभाविक है उन्होंने एक जनजाति से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जनजाति के लिए अपन एक भील जनजाति को याद रखेंगे। भील जनजाति जो है नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। वैसे भी जो जनजातियाँ विशेष रूप की, ये मतलब एक विशेष प्रकार की एक वेशभूषा के लिए जाना जाता है। हलवा जनजाति कुछ ज़्यादा विशेष, ये तो नाम दिया है ऐसा कुछ हलवा जनजाति के बारे में एमपी की बुक्स में ज़्यादातर नहीं दिया जाता। हाँ, कोरकू जनजाति के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोरकू जनजाति है ये बैतूल में, बैतूल है आपका। ठीक है, होशंगाबाद है। ठीक है, होशंगाबाद में भी देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी ये जनजाति मिल जाती है। तो छिंदवाड़ा का भी नाम आता है कि छिंदवाड़ा में जनजाति पाई जाती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसमें कि मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। अब चूंकि लिखा हुआ है मार्च 2018, स्वाभाविक है बेटा पेपर तो अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में ये पेपर हुआ है, लेकिन इसमें मार्च का फैक्ट पूछ लिया तो स्वाभाविक है आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 मंथ है ना, 7 मंथ पुराना उन्होंने एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स, ठीक है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो डेली अपडेट वाली घटनाएं होती हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव का आयोजित किया। देखो नदी की बात है तो इसको भी अपन अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा एक लॉजिक से अपन इसको बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कही जाती है, बोले जीवन रेखा मध्य प्रदेश की किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं बेटा नर्मदा को। किसको कहते हैं? नर्मदा। तो नर्मदा सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। और लगभग 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से ये बहती है, बहुत महत्वपूर्ण ज़िले हैं मध्य प्रदेश के। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है होशंगाबाद, ठीक है। होशंगाबाद जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो नर्मदा नदी यहाँ से गुजरी है, बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है। तो इसलिए अगर कोई नदी महोत्सव मनाएंगे तो ऐसी जगह मनाएंगे ना जहाँ पर कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण नदी हो। तो स्वाभाविक है 5वां नदी महोत्सव का आयोजन किया गया था होशंगाबाद में, ठीक है। तो होशंगाबाद को आप जरूर याद रखें, नदी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लॉजिक से दे सकते हैं। शिवपुरी कोई इतना ज़्यादा विशेष बड़ी नदी का कोई है नहीं, लेकिन शिवपुरी में कहीं ना कहीं सिंध है, कूनो है, ये नदियाँ कुंवारी नदी हैं, शिवपुरी वाले क्षेत्र में आ जाती हैं। ये मैयर सतना वाला क्षेत्र है, ये भिंड है, भिंड में तो चंबल नदी आ जाती है। तो हो सकता है स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहाँ सोचे, लेकिन सही आंसर जो है वो होशंगाबाद है। क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ कि जीवन रेखा नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी की वजह से यहाँ पर एक नदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है। एक अच्छी बात इसमें ये हो गई कि इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया। अगर इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया होता तो टोटल कन्फ्यूज़न होता आपको पक्के में, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, एक संविधान के द्वारा, जब 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा एक कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का नाम आता है खासतौर से पंचायती राज व्यवस्था। चूँकि इसमें पूछा गया 1959 में कौन सा राज्य था, तो 1959 में था बेटा राजस्थान, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान इसका आंसर होगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर इस क्वेश्चन को उसमें डिफिकल्ट बनाना होता तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश जरूर आ जाता, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो नाम आते हैं, वैसे इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान होगा। मध्य प्रदेश अगर इसमें पूछता कि संवैधानिक दर्जा देने वाला पंचायती राज व्यवस्था को वो कौन सा राज्य होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 1993 में लागू हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको सबको जानकारी है और इसको हम संविधान के अंदर पढ़ लेते हैं। तो चूंकि ये भी एक संविधान का क्वेश्चन आ गया, समझ सकते हो संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है। संविधान से आपको दो क्वेश्चन बता दिए, एक समिति से और एक पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किस अवसर पर, यानी डैश दिया, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। बच्चे जो बहादुरी का काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, बाल दिवस है, गांधी जयंती है। एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें कंफ्यूज करने के लिए बाल दिवस भी दिया गया है। हो सकता है स्टूडेंट इसको देखे, बाल दिवस नहीं है, गांधी जयंती पर ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया था। अब दो जगह उलझ के रह जाएंगे यार, इन दोनों में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, बहादुर पुरस्कार है, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार है, तो ये दिया जाता है 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोई ऐसा कोई मतलब ये पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस पर नहीं दिया जाता, ये गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस फर्स्ट ऑप्शन पर उसने इसलिए दिया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और इसको भी आंसर पे लगा दे, इन दोनों में से एक। लेकिन सही आंसर है इसका गणतंत्र दिवस पर
राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है उसका नाम है महाशीर। आपको पता है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफ़ेद लिली, सुना होगा आपने। सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज है और ज़्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में भी पता रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? दूधराज। ठीक है, इस दूधराज को शाह बुलबुल भी बोलते हैं, शाह बुलबुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं, दूधराज भी कहते हैं। हाँ, इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है खरमोर पक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब चूंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा उन्होंने एक कहीं ना कहीं डीप क्वेश्चन बना दिया कि महाशीर तो है, चलो अच्छी बात है, तो राज्य मछली दिया है। ज़्यादातर बुक्स में इन चीज़ों को ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वो किस जीन से संबंधित है ये पूछा है। पिस्टिस से है, एंटीगोनिया से है, चिनका से है। तो इसका जो जीन है बेटा वो टोर है। ठीक है, टोर को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मली आप बुक देखोगे एमपी की तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है पेपर आने के बाद जो बुक 2019 में पब्लिश हुई होगी या 2019 की स्टार्टिंग में, तो स्वाभाविक है ये चीज़ हो सकता है उस बुक में मिल जाए। लेकिन वैसे 2018 के पहले वाली जो बुक होंगी शायद ही आपको ये चीज़ मिले। तो इसको अपन एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें तुक्का ही मारना पड़ेगा आपको, है ना। तो महाशीर, ठीक है, महाशीर जो है वो जो है वो टोर जीन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया बेटा संविधान से। समझ रहे हो संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें लिया गया था। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आपको ये बताना है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श वाक्य शामिल किया गया, तो वो हमने किस देश से लिया है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 है, कि रूसी क्रांति है, कि फ्रांसीसी क्रांति है, कि आयरिश क्रांति है। चूंकि 3 देशों के नाम दिए हैं तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं पर घूमेगा, और हो सकता है स्टूडेंट इस पर ध्यान ना दे तो सोचेगा 1935 भारत शासन अधिनियम। ये बात सही है, भारत शासन अधिनियम में कई सारे बदलाव किए थे। भारत शासन अधिनियम भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है अपने आप में। तो जब हमारा संविधान बनके कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसी अधिनियम के द्वारा हमारे हिंदुस्तान को चलाया जा रहा था। 1935 में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जो आपके रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में ही की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रांतों की द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है, जो दोहरा शासन बोल सकते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत हो गया था। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली का अंत हो गया था 1935 में। ठीक है, और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो सब आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, या आपने पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगी। तो ये 1935 रूसी क्रांति। तो बेटा इसका जो आंसर है सही, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये नहीं है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1935 इसका आंसर नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति इसका आंसर नहीं है, आयरिश इसकी आंसर नहीं है। इसका सही आंसर बेटा रूस। ठीक है, रूस इसका सही आंसर है, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी, और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया था, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे फर्स्ट टाइम। इसके बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, यानी टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कितनी है, 11 है, 11 है। ठीक है, तो कुल मिला के मौलिक कर्तव्य हैं। जब आप 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक है कुछ समझ में आएगा, यानी कि बहुत अच्छा शब्द है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श वाक्य लिया गया था रूसी क्रांति के द्वारा, चलो ठीक है, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था
42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976, 1976 ये संविधान संशोधन था और इसी में इन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का एक आदर्श वाक्य को अपनाएं, ये कर्तव्य होना चाहिए प्रत्येक नागरिक का। तो मेन है प्रस्तावना में एक पूछा गया कि ये जो शब्द हैं, ये जो आइडिया है वो हमने किस देश से लिया, तो रूस रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस से भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है हमारे, तो हम फ्रांस से ले चुके हैं। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये आपको पता होगा। नीति निर्देशक तत्व हमने किस लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। आयरिश आइलैंड बातें की है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये संविधान से 3 क्वेश्चन मैंने आपको गिना दिए, यानी संविधान की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, संविधान में से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार, देखो ये इंडिया की ट्रेडिशन वाला फैक्ट है, ठीक है, यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी की भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय राज्य में ओणम त्यौहार पूछा गया है। ओणम त्यौहार होता है केरला में, ठीक है। ओणम त्यौहार जो होता है वो कहाँ पर आयोजन होता है इसका, केरला में। तो कर्नाटक, केरल, गोवा, ये 4 राज्य दिए गए हैं, और चूँकि आपको मालूम है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये तीनों राज्य दक्षिण भारत के हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, तो स्वाभाविक है कंफ्यूज करने के लिए राज्य दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, केरला है। और केरला में कौन सा, ओणम नामक त्यौहार मनाया जाए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मतलब ये है कि राज्यों के जो कुछ पर्व वगैरह हैं, नृत्य हैं, या जो भी संस्कृति है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, तो न्यूज़पेपर में ज़रूर आता है। इसलिए इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज़पेपर से मिल सकती है। हो सकता है इस पेपर के आसपास ही 2-4 महीने पहले ही इसके बारे में बताया गया हो, तो आप ओणम की डिटेल देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में, देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किसके लिए नए विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा भारत में प्रथम ऋण समझौते को, मतलब न्यू डेवलपमेंट से समझौता हुआ है मध्य प्रदेश में किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। 4 ऑप्शन है कि जिला सड़क योजना के लिए, समावेशी परियोजना के लिए, जल क्षेत्र पुनर्गठन के लिए, या बेहतर कनेक्टिविटी कार्यक्रम के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमने बिल्कुल नहीं सुनी अभी प्रेजेंट में, तो ठीक है, इतना तो हम न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, समावेशी परियोजना भी नहीं है। इसका बेटा जो सही आंसर है वो है डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्रोजेक्ट, यानी कि जिला सड़क योजना का विकास, ठीक है। यानी कि ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप देख लेना। ये करंट अफेयर्स हुई जैसा नदी महोत्सव उसने पूछ लिया है, ठीक है, मनाया गया था, तो उसी हिसाब से ये मध्य प्रदेश में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी एमपी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स की जो जानकारी होती है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। इस पेपर को सॉल्व करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम ये समझें कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ सकते हैं, और हमें इन सब्जेक्ट की विशेषकर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लिखा हुआ है 1994 में 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रीलेखा रूपा मुदगिल, इनका किसी का भी नाम नहीं है। अगर आपने ट्रेडिशनल, ये भी इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था किरण बेदी को। ये हमारे भारत की सबसे पहली IPS महिला ऑफिसर है, ठीक है, IPS महिला ऑफिसर है किरण बेदी, और ये दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की उपराज्यपाल के रूप में भी चयनित किया गया इनको, दिल्ली की उपराज्यपाल भी बनी, ठीक है। क्या नाम है, किरण बेदी, ठीक है। तो जो किरण बेदी हैं इन्होंने तिहाड़ में
सुरक्षा लाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने तिहाड़ जेल में कुछ सुधार लाया था। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है तो किसको मिला भाई? किरण बेदी को। स्वाभाविक है, पता होना चाहिए। इनका किसी का नाम हमने विशेषकर नहीं पढ़ा है तो इनको कैंसिल करके भी हम बता सकते हैं, ये भी इंडियन ज्योग्राफी है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें 2011 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, बहुत पुराना क्वेश्चन बना दिया, 2018 में पेपर हो रहा है और 2011 का वो अवार्ड वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है ये क्वेश्चन पूछने का उसका भी उद्देश्य है कि भाई इनको कितना क्या याद रहता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें ये जो पुरस्कार है 2011 का वो दिया गया था प्रोफेसर यशपाल को। यानी कि जो प्राइज़ होती हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई प्राइज़ दी जा रही है तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि प्राइज़ किसको मिल रही है। ठीक है, तो 2011 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। अब बात ये नहीं है कि हर बार लाल बहादुर पुरस्कार पूछेगा, लेकिन जो भी पुरस्कार वर्तमान में दिए जाएं उनके बारे में उनकी जानकारी भी अच्छे से रखें, यानी कि पुरस्कार में से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। CN राव है तो CN राव को तो भारत रत्न दिया गया था, ये तो आपको पता है। APJ अब्दुल कलाम है, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है 1992 में, इनको 1992 में पुरस्कार दिया गया था APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, CN राव को कहीं ना कहीं जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हीं के साथ में इनको CN राव को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पेपर हो रहा है बेटा अक्टूबर में और अगस्त 2018 का उन्होंने क्वेश्चन किया, यानी कि ये भी आपका करंट अफेयर्स है। इसलिए आप लोगों से मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। ठीक है, एक कंपटीशन को फाइट करने, देखिए ट्रेडिशनल में तो आप इतना पढ़ लोगे उसका कोई और छोर नहीं है, पर करंट अफेयर्स में हमेशा मैं बच्चों से बोलता हूँ करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रखो, हमेशा पढ़ते रहो। पूछा गया है कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा। ठीक है, एक कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, जहाँ तक इसका जो ब्लड होता है वो भी ब्लैक ही होता है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। ठीक है, ये प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है जहाँ तक है 1000 kg तक पहुँच जाती है। ठीक है, इतना महंगा होता है ये। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपने नाम सुना होगा झाबुआ। ठीक है, झाबुआ आपने नाम सुना होगा, तो झाबुआ यानी हमारा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश के झाबुआ को कड़कनाथ की प्रजाति के लिए GI टैग दिया गया था। ठीक है, अब लिखा हुआ है बेटा 2018 में मध्य प्रदेश से कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा GI टैग दिया गया, ये पूछा गया है। अगर पूछता है किसे दिया गया था मध्य प्रदेश, कौन से जिले को दिया गया था, तो झाबुआ को दिया गया था। ठीक है, और भौगोलिक संकेतक होता है, GI टैग होता है। और GI टैग होता क्या है, तो ये होता है एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है और भौगोलिक संकेत GI टैग, यानी GI टैग एक प्रमाणिकता होती है, एक मतलब एक अधिकार दिया जाता है कि इस चीज़ को आप केवल यहीं से बेचेंगे। ठीक है, एक एरोड हल्दी थी तमिलनाडु के अंदर कि भाई एरोड हल्दी को केवल तमिलनाडु ही बेचेगा। ठीक है, और कोई नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से कोल्हापुरी चप्पल आपने नाम सुना होगा, कोल्हापुरी नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर बोला आप ही बेचोगे। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं GI टैग दिया गया था। तो ये भी बेटा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्वाभाविक है आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे होने चाहिए, खासतौर से MP से जुड़े हुए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं करंट अफेयर्स का सेशन भी शुरू करूंगा और MP के करंट अफेयर्स भी आपको, मेरे करंट अफेयर्स की जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप देख लिया करें। उसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि MP के करंट अफेयर्स विशेषकर महत्वपूर्ण आपको उस वीडियो में मिल जाएं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, और मैं ऐसी करंट अफेयर्स की और MP हो चाहे इंडिया वर्ल्ड वगैरह हो, उसका भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, यानी ऐसा कौन सा संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कर सकता है। पहला ऑप्शन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्वाभाविक है इंटरनेशनल लेवल का है तो ये तो नहीं है। ठीक है, सॉरी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये है इंटरनेशनल लेवल का।
FAO फूड एग्रीकल्चर, तो ये भी नहीं है। चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करे, तो सिफारिश बेटा ज़्यादातर सिफारिश करने वाला होता है आयोग। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई ना कोई आयोग होता है जो सिफारिश करता है। तो सिफारिश की थी किसने की थी? एक आयोग ने की थी। तो ये जो आयोग है ये कृषि लागत और कीमतों का आयोग है, जिसने कहीं ना कहीं एक सिफारिश की थी कि मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। ये भी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस आयोग ने कहीं ना कहीं सिफारिश की थी कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, और ये 15 क्वेश्चन ही आए थे उस समय। ठीक है, अगर ज़्यादा आते तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता, चूँकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो जीके है, तो मैं जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको जीके क्वेश्चन आपके सामने दिए। अब ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं दिए गए, ध्यान रखना, ये पेपर के क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। इसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए पेपर में क्या आने वाला है और क्या चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भी मैं पेपर दूंगा, जितने भी 2018 में पेपर हुए थे प्रत्येक पेपर की वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखें, उसको समझें और उस क्वेश्चंस को तैयार करें। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहीं ना कहीं शेयर जरूर कर दें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।